हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, आपने राहु और केतु का नाम सुना होगा। केतु के नाम में जो केतु वर्ड है उसी से एक नाम डराइव होता है जिसको बोलते हैं धूम केतु। तो आपने धूमकेतु की वीडियो या इमेजेस देखी होगी। धूमकेतु बेसिकली एक चट्टान होती है जिसकी पीछे से एक पूंछ होती है और बड़ी सुंदर और इंटरेस्टिंग दिखती है। तो उसी धूमकेतु या कॉमेट को आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। हमने एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह को कवर कर लिया है। हमने जो है मीटियोराइट्स यानी उल्कापिंड को कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम कॉमेट यानी कि जो है धूमकेतु को कवर कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो काफी मजा आएगा इस सेशन में और तीनों के बीच डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पुराने सेशंस ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है हमारे पुराना सेशन जो था वो मीटियोराइट के ऊपर जो वीडियो था उसके ऊपर। ए मीटियोराइट इज, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 95 का। ए रैपिडली मूविंग स्टार, ए पीस ऑफ मैटर which has entered the earth atmosphere from outer space, a part of constellation, a comet without a tail। ठीक है, तो मीटियोर्स क्या होता है? हमने देखा था कि मीटियोरॉइड्स जो है वो उल्कापिंड है जो धरती के मीटियोरॉइड्स वो उल्कापिंड है जो हमारे सौरमंडल में घूम रहे हैं सूरज के चारों ओर। इनमें से जो धरती के वायुमंडल में आ जाएंगे उनको हम मीटियोर बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ए पीस ऑफ मैटर जो कि धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है उसको हम मीटियोर कहते हैं। और ये जब जब धरती के टकरा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? मीटियोराइट्स बोलते हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह की एक चट्टान आप ये देखो, विशाल आकार की चट्टान, और इसके पीछे जो है ये इसकी पूंछ बनी हुई है। बेसिकली ये डस्ट है, धूल है। और अगर आपको धूमकेतु को समझना है तो आप यहीं पे समझ सकते हैं। देखो ये चट्टान है, एक रॉक है, और ये चट्टान जो है इसके चारों तरफ आइस होती है, बर्फ, इसके साथ तरफ आइस लपेटी रहती है। तो रॉक, आइस और डस्ट यानी कि धूल के कण, तीनों से मिलके ये जो रॉक्स है बेसिकली ये सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ऐसी रॉक जिसमें रॉक हो, चट्टान हो, आइस हो जिसके चारों तरफ बर्फ लपेटी हुई हो, और जिसमें धूल हो और गैसेस वगैरह भी हो सकती है, तो इन सब का जो मिश्रण है वो क्या है? कॉमेट या धूमकेतु है। ऐसे धूमकेतु हमारे वायुमंडल में बहुत सारे हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। जब ये धूमकेतु सूरज की तरफ आते हैं, ठीक है, सूरज की तरफ आएंगे तो सूरज की सोलर विंड यानी कि सौर पवन जो है और सूरज की जो तेज गर्मी है वो क्या करेगी? इस आइस को पिघला देगी, यानी इस बर्फ को पिघला देगी। और ये धूल क्योंकि हल्की है तो क्या करेगी? सूरज की जो पवन है यानी सोलर विंड है इसको पीछे की तरफ धक्का देगी। मान लिया सन इधर है, मान लिया सन इधर है और सोलर विंड इस तरीके से चल रही है, तो ये सोलर विंड जो है बर्फ को पिघला देगी और सन की हीट बर्फ को पिघला देगी। धूल पीछे की तरफ जाएगी जिससे जो है इस तरीके से आपको दिखेगा, पूंछ दिखने लग जाएगी और ये रॉक जो है बची रहेगी। और एंड में इस तरह की आकृति बनेगी, जैसे मान लिया इसकी पूंछ हो, तो पूंछ क्या है? बेसिकली वो धूल है। और ये बर्फ जो है जब पिघल जाती है तो कोमा बनता है, ऐसा जैसे भाप उड़ रही हो ना वैसा, उसको कोमा बोलते हैं। तो इसको हम धूमकेतु कहते हैं। इसका बेसिक आइडिया आप सबको है। तो एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से कुछ पूंछ बनती है इसकी। तो हम ये देखो, ये धूमकेतु जो है, ये जो कॉमेट है वो सूरज की तरफ जा रहा है। वो सूरज की तेज लपटें, रोशनी, सोलर विंड जो है वो क्या कर रही है? डस्ट, उसकी वजह से डस्ट जो है पीछे की तरफ जा रही है, उसकी वजह से इसकी टेल या पूंछ बन गई है। ठीक है, और ये चट्टान है और ये कोमा जो है बना हुआ है, यानी बर्फ जो है पिघल गई, उससे कोमा बन रहा है। कॉमेट, सेलेस्टियल वंडर्स, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से धूमकेतु बनता है। कॉमेट्स, कॉमेट्स आर आइसी वॉन्डरर्स आल्सो नोन एज डर्टी स्नोबॉल। इसको याद रखना, डर्टी स्नोबॉल। दे आर कंपोज ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल। दे ऑर्बिट द सन ऑन elongated path। तो ये सारी चीजें याद रखनी है
क्या है धूमकेतु? धूमकेतु जो है चट्टान, धूल के कण और बर्फ का एक मिश्रण है। ये सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं और इनको डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है, ये याद रखना। और मीटियोर्स को ये भी याद रखना, जो मीटियोर्स है उनको शूटिंग स्टार बोलते हैं। मीटियोर्स को शूटिंग स्टार बोलते हैं और कॉमेट को डर्टी स्नोबॉल बोलते हैं। जैसे वर्ड स्नो आएगा तो आपको ध्यान रहेगा कि ये कॉमेट या धूमकेतु है, क्योंकि स्नो उसी में होती है। इस तरीके से आप इसको और प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। ये एक चट्टान है और रॉक है, ठीक है, इसके चारों तरफ बर्फ लपटी हुई है। ये सूरज की सोलर विंड और सनलाइट की वजह से जब ये सूरज की तरफ आ रहा है तो ये बर्फ पिघल रही है, जिससे कोमा बन रहा है। कोमा का मतलब जब पानी को आप गर्म करते हो और वो भाप बन जाती है ना, दैट इज कोमा। तो इस तरह का कोमा बन जाएगा, ठीक है। डस्ट की वजह से डस्ट जो है पीछे की तरफ भागेगी, क्योंकि ये धूल के कण जो है सूरज की लपटों को झेल नहीं पा रहे हैं, तो पीछे पूंछ बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमेट जो है दिखता है जब ये सूरज की तरफ मूव करता है। कॉमेट, as they approach the sun, the heat causes the ice to vaporize, creating a glowing coma and a tail that point away from sun. It is caused by due to solar wind and radiation pressure. तो बेसिकली सोलर विंड और रेडिएशन का जो प्रेशर है उसकी वजह से ये पूंछ बनती है, ये कोमा बनता है। तो ये बेसिक जो है डस्ट टेल बन जाती है, एक आयन टेल बन जाती है, कोमा बनता है। हाइड्रोजन यानी कि गैस वगैरह भी होती है इसमें, तो उसका भी एनवेलप बन जाता है, एंड में गैस जो है खत्म हो जाएगी। इस तरीके से धूमकेतु या कॉमेट। व्हाट आर कॉमेट? आइसी कंपोजिशन consisting of water, ice, embedded dust particle, also sometimes gas particles. एंशियंट साइटिंग, तो कॉमेट को नई बात नहीं है, 1059 बीसी में भी कॉमेट को देखा गया था। तो पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से हम कॉमेट को जानते हैं। डेब्रिस होती है, यानी चट्टान होती है, इनकी पूंछ होती है। और डिमिनिशिंग मटेरियल का मतलब जैसे जैसे सूरज की तरफ जाएगा और सूरज की तेज गर्मी के पास में जाएगा ये, तो बर्फ पिघल जाएगी, धूल जो है पीछे की तरफ जाएगी, पूंछ बना लेगी और ये चट्टानें भी पिघलने लग जाती है, धीरे धीरे इसका आकार बहुत छोटा हो जाता है। इस तरीके से कॉमेट घूमते हैं। ऑरिजिन ऑफ कॉमेट, तो बेसिकली कॉमेट वायुमंडल में या सौर मंडल में कहां कहां है? कॉमेट है क्या? बेसिकली ये चट्टानें हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो कॉमेट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है शॉर्ट पीरियड कॉमेट। शॉर्ट पीरियड कॉमेट का मतलब वो धूमकेतु जो सूरज के चारों ओर हर 200 साल में चक्कर काटते हैं, या वो धूमकेतु जो हर 200 साल में सूरज के पास में से होके गुजरते हैं। दूसरा होएगा लॉन्ग पीरियड कॉमेट या लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट, वो कॉमेट या धूमकेतु जो सूरज के पास में से 200 साल से ज्यादा सालों में गुजरते हैं। तो बेसिकली सूरज के पास में से 200 साल से कम साल में गुजरने वाले जो कॉमेट है उनको शॉर्ट पीरियड कॉमेट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट एक ऐसा धूमकेतु है जो हर 76 ईयर्स में, हर 76 साल में सूरज के पास में से होकर गुजरता है। अब ये 2062 में सूरज के पास में से दोबारा होके गुजरेगा, तो हमें वो पूंछ भी दिखाई देगी और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। जो शॉर्ट पीरियड कॉमेट है वो कुइपर बेल्ट में मिलते हैं, ये याद रखना। कुइपर बेल्ट को मैंने बताया था कि नेपच्यून की कक्षा के बाहर, यानी कि ये सूरज है हमारा और अलग अलग ग्रह है, ये नेपच्यून है, ये नेपच्यून है। तो नेपच्यून की कक्षा के बाहर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चट्टानें घूम रही है, ये यहां पर आपको शॉर्ट पीरियड कॉमेट मिलेंगे। तो एक जगह कॉमेट के मिलने की क्या है, नेपच्यून की कक्षा के बाहर की जगह। लॉन्ग पीरियड कॉमेट जो है आपको मिलेंगे ऊट क्लाउड में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग पीरियड कॉमेट का मतलब वो धूमकेतु जो सूरज के पास में से 200 साल से ज्यादा पीरियड में गुजरते हैं। ऊट क्लाउड, दे कैन टेक एज लॉन्ग एज 30 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट
वन रोटेशन अराउंड द सन। ये वो कॉमेट है जिनको 30 मिलियन साल भी लग सकते हैं सूरज के पास में से गुजरने के लिए, तो ऐसे ऊट क्लाउड में मिलते हैं। तो ये कुइपर बेल्ट है नेपच्यून की कक्षा के बाहर। तो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये या तो क्या है, एस्टेरॉइड है, ये इनमें बहुत सारे, इनमें कॉमेट्स है बहुत सारे, और मीटियोराइट्स भी है, मीटियोराइट्स भी है। तो ये घूमते रहते, तो आपको याद रहेगा कि कॉमेट जो है कुइपर बेल्ट में मिलते हैं, मीटियोराइट्स भी कॉमेट में कुइपर बेल्ट में मिलते हैं। इसके अलावा ऊट क्लाउड, ऊट क्लाउड है क्या? ऊट क्लाउड इज ए जाइंट शेल ऑफ आइसी बॉडीज दैट एनसर्कल सोलर सिस्टम। जो ये है 5000 से लेके 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है डिस्टेंस है इसकी AU। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये हमारा सूरज है और ये सौर मंडल के विभिन्न ग्रह है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ आप ये देखो कि यहाँ से चालू हो रहा है ये 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये है 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इतनी दूरी के बीच में ये जो एरिया है इसका नाम है ऊट क्लाउड। इस ऊट क्लाउड में आपको बहुत सारे कॉमेट मिलेंगे। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। तो आप ये देख सकते हो ऊट क्लाउड कितना दूर है सूरज से, 5000 इंटू 15 करोड़ किलोमीटर से लेके 1 लाख इंटू 15 करोड़ किलोमीटर। तो इतनी दूरी पर लोकेटेड जो क्लाउड है दैट इज ऊट क्लाउड। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि कॉमेट यानी कि धूमकेतु आपको मेनली 2 जगह पे मिलेंगे। एक मिलेंगे कुइपर बेल्ट में जो नेपच्यून के कक्षा के बाहर का बेल्ट है। दूसरा वहां पर कौन से कॉमेट मिलेंगे जो शॉर्ट पीरियड वाला है, 200 साल से कम वाले, 200 साल से ज्यादा वाले आपको मिलेंगे ऊट क्लाउड में, जो कि सूरज से बहुत ज्यादा दूर लोकेटेड है। ये आपको याद रखना है। कॉमेट निशिमुरा, तो ये था हमने कॉमेट के बेसिक्स को कवर किया है। कुछ कॉमेट हाल ही के टाइम में बहुत न्यूज में रहे हैं करंट अफेयर में, तो उनको ध्यान रखना है क्योंकि लगातार वेरियस ऑब्जर्वेटरी या टेलीस्कोप से हम देखते रहते हैं। कभी हमने हबल टेलीस्कोप से देख लिया, किसी और टेलीस्कोप से देख लिया, नासा ने जो उसको ऑब्जर्व किया, तो ऐसे कॉमेट दिखते रहते हैं। रिसेंटली कॉमेट निशिमुरा न्यूज में था। कॉमेट निशिमुरा का जो दूसरा नाम है वो है C2023P1। ठीक है, और ये 435 साल में सूरज के पास में से होके गुजरता है, 435 ईयर्स। तो याद रखना है निशिमुरा कॉमेट ने हाल ही में विजिट किया था, सूरज के पास में से गुजरा था 435 साल में एक बार। तो हम अपने जीवन में, यानी कि मैं तो कम से कम इसको नहीं देख पाऊंगा, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी इसको नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जनरेशन हो सकता है इसको देखे 435 साल बाद। ठीक है, कॉमेट निशिमुरा C2023P1, तो ऐसा कॉमेट न्यूज में है। इसके साथ में ये निशिमुरा कॉमेट है, जो देखो आप कॉमेट इस तरीके से जाएगा, ये सूरज के पास में से होकर गुजर रहा है और ये दूर चला जाएगा, फिर वापस जो है 435 साल बाद ऐसे घूम के आएगा। तो इस तरीके से विजिट करते हैं। एक दूसरा कॉमेट जो रिसेंटली न्यूज में था, द लार्जेस्ट आईसी कॉमेट, यानी कि सबसे बड़ा बर्फीला कॉमेट। इस कॉमेट का नाम था बर्डानिनेली बर्नस्टीन कॉमेट। बर्डानिनेली बर्नस्टीन कॉमेट जो लार्जेस्ट आईसी कॉमेट है, तो बहुत बड़ी साइज का है ये। तो इसका जो नाम है वो है C2014 UN271। इसका जो डायमीटर है वो 129 किलोमीटर है, बहुत बड़े साइज का कॉमेट था। और हबल की जो नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसने इस कॉमेट को देखा था, तो ये भी न्यूज में था। इसका जो साइंटिफिक नेम है आपको याद रखना है C2024 UN271, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि C2014 UN271 which was recently seen in the news is a asteroid, a comet, a meteorites or a meteor।
ठीक है, तो क्या है ये, कॉमेट है। यहां पर देख सकते हो ये हाल ही में दिखा था। तो सबसे बड़ा आईसी कॉमेट है, इस तरीके की विशाल आकार की ये बर्फीली चट्टान है। फिर हाल ही में ग्रीन कॉमेट जो है न्यूज में रहे थे, यानी कि ऐसे धूमकेतु जो ग्रीन कलर की लाइट या ग्रीन कलर के दिखते हैं। बेसिकली ये कॉमेट ग्रीन कलर के इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनमें जो है डाई एटॉमिक कार्बन का मतलब यह है कि दो कार्बन ऐसे जुड़े रहते हैं। सो इनमें जो लाइट दिखती है वो ग्रीन कलर की होती है। सो 2023 जनवरी 2023 में ये कॉमेट देखे गए थे, ग्रीन कॉमेट, और बेसिकली ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। द ग्रीन ग्लो फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ डाई एटॉमिक कार्बन, पेयर्स ऑफ कार्बन एटम दैट आर बाउंड टुगेदर इन द हेड ऑफ कॉमेट, इसलिए इनको ग्रीन कॉमेट कहते हैं। और ये पिछली बार 50,000 साल पहले देखे गए थे। तो वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये देखो एक कॉमेट जो है 435 साल बाद दिखा, एक 50,000 साल बाद जो है अब दिखा है ग्रीन कॉमेट। ग्रीन कलर इसलिए है क्योंकि इसमें डाई एटॉमिक कार्बन, यानी कार्बन जो है दो कार्बन जुड़े हुए हैं ऐसे दिखते हैं। और जब ये सन के पास में जाते हैं तो जो लाइट का कलर बनता है वो ग्रीन कलर बनता है डाई एटॉमिक कार्बन की वजह से। देखो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है पूरा। ग्रीन कॉमेट जो है रिसेंटली न्यूज में है। तो एक और कॉमेट है सन ग्रेजिंग कॉमेट। सन ग्रेजिंग कॉमेट का मतलब है कि वो धूमकेतु जो सूरज के बहुत पास तक चले जाते हैं उनको बोलते हैं सन ग्रेजिंग कॉमेट। डेयरिंग विजिटर, तो बेसिकली सन ग्रेजिंग कॉमेट उन धूमकेतु को बोला जाएगा जो 8,50,000 माइल से कम दूरी से सूरज के पास में से गुजरे। मैं दिखाता हूं आपको सन ग्रेजिंग कॉमेट। ये सन है, ठीक है, मान लिया ये है, ये जो दूरी है वो है 8,50,000 मील या माइल्स। इस रेंज के अंदर जो भी कॉमेट होकर गुजरेगा, मान लिया ये गुजर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा सन ग्रेजिंग कॉमेट। अगर यहाँ होके कोई गुजरेगा तो उसको नहीं बोलूंगा। सन ग्रेजिंग कॉमेट कौन से हैं, जो सूरज के पास में 8,50,000 किलोमीटर की रेंज में से होके गुजरे, सन ग्रेजिंग कॉमेट बोलेंगे। ए स्पेशल काइंड ऑफ क्लास ऑफ कॉमेट दैट कम वेरी क्लोज टू सन, एक्सट्रीम प्रॉक्सिमिटी, और इनमें से कुछ जो होते हैं फ्यू थाउजेंड माइल्स, यानी कि एकदम सूरज के पास में से होके गुजरते हैं। उनमें से क्या होता है, आधे तो पूरे मेल्ट हो जाते हैं, चाहे रॉक हो कुछ भी हो, लेकिन सूरज की इतनी तेज गर्मी होती है कि उसको पिघला देगी, तो वो 20-30% बचेगा, फिर मेल्ट हो जाएगा, सन ग्रेजिंग कॉमेट। तो इस तरीके से 8,50,000 माइल्स की डिस्टेंस वाला कॉमेट सन ग्रेजिंग कॉमेट। तो ये थे कॉमेट के बेसिक्स को कवर किया हमने। और रिसेंटली 4 टाइप के कॉमेट न्यूज में थे, उनको भी हमने देखा। अब हम 2 टर्म और कवर कर रहे हैं। एक का नाम है एक्सोप्लैनेट। तो एक्सो का मतलब है बाहरी। तो देखो हमारे सौरमंडल में लीडर कौन है, सूरज। तो सूरज की ओर जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है, प्लेनेट या ग्रह है। मान लिया कोई दूसरा तारा है एक्स तारा, उसके चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा एक्सोप्लैनेट या बाहरी ग्रह, यानी कि वो ग्रह जो सूरज के अलावा किसी और तारे के चारों ओर चक्कर काट रहा है, दैट इज एक्सोप्लैनेट। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखना, एक्सोप्लैनेट का मतलब अदर देन सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कोई ग्रह। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है गोल्डीलॉक जोन, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखो सौरमंडल में इतने सारे ग्रह है ना, लेकिन लाइफ जो है सिर्फ धरती के ऊपर है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि अगर हम सूरज के एकदम पास में चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, तो गर्मी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर सूरज से कोई ग्रह बहुत ज्यादा दूर है तो वहां बहुत ठंड पड़ेगी, तो ठंड की वजह से वहां लाइफ नहीं हो पाएगी। धरती की सूरज से दूरी जो है ऑप्टिमम है, यानी कि ऐसी दूरी है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर लाइफ है, यानी कि एकदम सुटेबल बैलेंस जो है डिस्टेंस है अर्थ की। तो गोल्डीलॉक जोन का मतलब ये है कि किसी भी तारे के आसपास उतनी दूरी की जगह जहां पर जीवन संभव हो सके, जहां तापमान ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम,
जैसा पृथ्वी है। सो यहाँ पर देखो कि एकदम पास में जाएंगे टू हॉट, एकदम दूर जाएंगे तो टू कोल्ड, और बीच में ये हैबिटेबल जोन होगा। तो गोल्डीलॉक जोन किसको बोलेंगे? हैबिटेबल जोन, द रीजन अराउंड ए स्टार वेयर द टेम्परेचर इज जस्ट राइट, not too hot, not too cold for liquid water to exist on planet. Earth position, our earth is located on sun's Goldilocks zone. देखो पानी चाहिए जीवन के लिए, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा, बहुत सर्दी पड़ेगी तो पानी जो है बर्फ बन के जम जाएगा। हमें चाहिए वाटर की स्टेट में, तो टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम, एकदम राइट टेम्परेचर होना चाहिए। तो अर्थ जो है सूरज के गोल्डीलॉक जोन में स्थित है, यानी कि सूरज से उस दूरी पर स्थित है जहाँ पर लाइफ या जीवन संभव है। तो ये था कॉमेट का बेसिक्स। सो आई होप यू एंजॉय द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।